अध्याय 2। वियतनाम में प्रारंभिक अनुभव और युद्ध की कठोर वास्तविकता। एक नई दुनिया में प्रवेश। साइगोन हवाई अड्डा 1967 इंच। ये शब्द फ्रैनी की डायरी के पहले पन्ने पर अंकित थे। विमान से बाहर निकलते ही गर्मी की लहरों ने उसका स्वागत किया। यह केवल हवा नहीं थी, बल्कि एक अलग ही अप्रत्याशित वास्तविकता की शुरुआत थी। हवा में घुली गन पाउडर की गंध, दूर से आती तोपों की कर्कश आवाज, यह सब मानो उसे बता रहा था, तुम अब युद्ध में आ चुकी हो। उसके हृदय की धड़कन तीव्र हो गई। यह भय था या उत्साह, वह स्वयं भी समझ नहीं पा रही थी। उसके मन में एक साथ कई विचारों का कोलाहल उमड़ रहा था। यह उसने स्वयं स्वीकार की गई चुनौती थी, पर उस चुनौती की भीषणता और उसका वास्तविक स्वरूप उसे अब जाकर महसूस हो रहा था। यह केवल एक नए देश में आने की भावना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने की थी जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा अत्यंत धुंधली थी। एक फ्रैनी के युद्ध क्षेत्रीय अस्पताल में प्रारंभिक दिनों के चौंकाने वाले अनुभव। वियतनाम में फ्रैनी का अनुभव उसकी पूर्व कल्पनाओं से कहीं अधिक भिन्न था। वहां प्रत्येक क्षण उसके धैर्य और मानसिक क्षमता की परीक्षा ले रहा था। पहला कदम, रक्त की नदियां और चीखें। लगभग 24 घंटे की थका देने वाली यात्रा के बाद फ्रैनी जब पहली बार 12वें फील्ड हॉस्पिटल में कदम रखती है, तो उसके सामने का दृश्य उसकी मानसिक तैयारी से परे था। यह दृश्य केवल अस्पताल का नहीं था, बल्कि युद्ध भूमि की क्रूर वास्तविकता का सीधा प्रतिबिंब था। एक कोने से रक्त के दलदल में डूबी पट्टियां, दूसरी ओर शल्यक्रिया की मेज पर दर्द से चीखता हुआ एक युवा सैनिक जिसके पेट में दुश्मन की गोली धंसी थी, और तीसरे कोने में एक नर्स के आंसू। यह सब एक ही समय में। हर तरफ चीख पुकार, दर्द की चीखें और रक्त की तीखी गंध। यह दृश्य देखकर फ्रैनी के हाथ से बैग नीचे गिर गया। उसके मन में विचार आया, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। क्या मैं यह सहन कर पाऊंगी? ये शब्द उसके आंतरिक संघर्ष के द्योतक थे। उसने मन ही मन खुद से पूछा, मैंने यह सब क्यों चुना? मैं यहाँ कैसे टिक पाऊंगी? लेकिन उसी समय उसके नर्स प्रशिक्षण से मिली सेवाभाव की वृत्ति उसे इस भयावहता का सामना करने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसके सामने केवल एक अस्पताल नहीं था, बल्कि वह मानवता के दर्द का केंद्र था, जहां उसे अपने कौशल और करुणा की कसौटी पर खरा उतरना था। पहली शल्यक्रिया, हाथ में जीवन और मृत्यु। उसी दिन शाम को एक गंभीर रूप से घायल सैनिक को तत्काल शल्यक्रिया की आवश्यकता थी। समय नहीं था। वरिष्ठ डॉक्टरों ने फ्रैनी को सहायक के रूप में बुलाया। उस क्षण उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसे अपने प्रशिक्षण में सीखी हुई हर बात याद आई, लेकिन वास्तविक स्थिति कितनी भिन्न थी, इसकी उसे कल्पना नहीं थी। मैंने जब उसके घाव पर हाथ रखा तो रक्त का एक उफनता झरना बाहर निकला। डॉक्टरों का आदेश सुनाई दे रहा था, क्लैंप दो। तेजी से मेरे हाथों से कटे हुए मांस का स्पर्श, वह कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने पहली बार मृत्यु का सामना किया, और उसे वापस धकेल दिया। यह वाक्य उसके भीतर की नई शक्ति का प्रतीक था। उसने केवल एक जीवन को बचाया नहीं था, बल्कि मृत्यु के जबड़े से उस जीवन को बाहर निकाला था। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि डर के बावजूद उसे अपना कर्तव्य निभाना होगा। उसके हाथों में जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई थी, और वह उस लड़ाई का एक अविभाज्य हिस्सा बन गई थी। उसके प्रशिक्षण का सैद्धांतिक ज्ञान अब वास्तविकता में उतर रहा था, जहां प्रत्येक सेकंड महत्वपूर्ण था। पहली मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य। तीसरे दिन एक 19 वर्षीय युवा सैनिक फ्रैनी के हाथों में प्राण त्याग रहा था। उसकी आंखों में एक प्रकार का भय और शांति दोनों ही दिखाई दे रही थी। उसके अंतिम शब्द थे, मम्मी। फ्रैनी ने उसकी आंखें बंद की।
उस क्षण उसे महसूस हुआ, युद्ध का अर्थ केवल शौर्य नहीं है, बल्कि असंख्य माताओं के बेटों का मारा जाना है। यह अनुभव उसके लिए एक गहरा मानसिक आघात था। उसने उस सैनिक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन मृत्यु अटल थी। यह केवल एक रोगी की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक मां के सपनों का अंत था। इस घटना ने उसे युद्ध की मानवीय लागत का एहसास कराया। शौर्य की कहानियों के पीछे छिपी यह एक भयावह सच्चाई थी, युद्ध को केवल आंकड़ों में नहीं मापा जाता, बल्कि यह प्रत्येक मृत सैनिक के परिवार को जीवन भर दर्द देता है। इस अनुभव ने फ्रैनी को भीतर से हिला दिया, लेकिन साथ ही उसे अपने काम का महत्व और उसके पीछे का मानवीय दुख अधिक स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। 2 अन्य नर्सें, डॉक्टर और सैनिकों के साथ संबंध। युद्धभूमि पर काम करना केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में सहकर्मियों का सहयोग और रोगियों के साथ संबंध ही जीने की प्रेरणा बनते हैं। सहयोगी नर्सें, एकात्मता के बंधन। फ्रैनी के लिए 12वें फील्ड हॉस्पिटल में लिब्बी और ईथर, ये 2 वरिष्ठ नर्सें आधार स्तंभ साबित हुई। वे फ्रैनी की सिर्फ सहकर्मी नहीं थीं, बल्कि उसकी मार्गदर्शक और परिवार जैसी बन गईं। लिब्बी का वाक्य उसे आज भी याद है, यहाँ हम 3 नियम मानते हैं। 1, कभी रोना नहीं काम के समय। 2, कभी क्यों आए कहना नहीं। 3, रात को सोने से पहले एक दूसरे को हंसाना। ये नियम केवल काम के नियम नहीं थे, बल्कि युद्धभूमि पर मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। उन्होंने फ्रैनी को यह सिखाया कि भावनाओं को एक तरफ रखकर कर्तव्य कैसे निभाया जाए, लेकिन साथ ही मानवता का स्पर्श कैसे बनाए रखा जाए। उनकी इस दोस्ती ने फ्रैनी को उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद की और उसे यह सिखाया कि दुख में भी खुशी ढूंढी जा सकती है। उनके साथ की बातें और मजाक ही उसके दिन के तनाव को कम करने का एकमात्र साधन थे। डॉक्टर रिचर्डसन, एक मार्गदर्शक। 55 वर्षीय डॉक्टर रिचर्डसन अस्पताल में अनुभवी और शांत स्वभाव के डॉक्टर थे। उन्होंने फ्रैनी को केवल चिकित्सा ज्ञान ही नहीं, बल्कि नर्सिंग से परे मानवीय पहलू सिखाए। वे फ्रैनी से कहते थे, नर्सिंग का मतलब केवल दवाएं देना नहीं है, बल्कि तुम्हारे स्पर्श से रोगी में जीने की इच्छा पैदा होनी चाहिए। डॉक्टर रिचर्डसन ने फ्रैनी की क्षमता को पहचाना। एक दिन उन्होंने उसे बताया, तुम एक अच्छी नर्स बनोगी, क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो सिखाया नहीं जा सकता, मन की विशालता। उनके इन शब्दों ने फ्रैनी को आत्मविश्वास दिया। वे उसके लिए केवल एक वरिष्ठ अधिकारी नहीं थे, बल्कि एक गुरु थे जिन्होंने उसे उसके काम का नैतिक और भावनात्मक महत्व सिखाया। उनके मार्गदर्शन से फ्रैनी ने केवल एक उत्कृष्ट नर्स ही नहीं बनी, बल्कि एक संवेदनशील और समझदार व्यक्ति के रूप में भी उसका विकास हुआ। सैनिकों से संवाद, युद्ध की छाया में मानवता। युद्धभूमि पर घायल हुए सैनिक केवल रोगी नहीं थे, बल्कि वे देश के लिए लड़ने वाले युवा थे जिनकी अपनी सपने, परिवार और आशाएं थीं। फ्रैनी का उनसे संवाद केवल चिकित्सा उपचार तक सीमित नहीं था, बल्कि वह मानवता के एक अलग पहलू को छू रहा था। एक घायल सैनिक ने फ्रैनी से पूछा, सिस्टर, आप यहाँ क्यों आईं? उसने उत्तर दिया, आपको घर पहुँचाने के लिए। वह हंसा, तो मेरी माँ को बताना, उसका बेटा उसी के लिए जी रहा था। इस संवाद से युद्ध की क्रूरता और मानवीय रिश्तों की नाजुकता स्पष्ट होती है। फ्रैनी ने केवल उनके शारीरिक घावों को ठीक नहीं किया, बल्कि उनके मन में आशा और सहानुभूति का दीपक जलाया। ये संवाद उसके लिए मानसिक बल बने, क्योंकि वे उसे उसके काम का महत्व और उसके पीछे का मानवीय उद्देश्य याद दिलाते थे। 3, युद्ध की भीषणता से परिचय और मानसिक आघात, PTSD की शुरुआत। वियतनाम में फ्रैनी के अनुभव केवल शारीरिक थकान के नहीं थे, बल्कि वे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर उसे पूरी तरह से बदल देने वाले थे।
युद्ध की भीषणता धीरे धीरे उसके मन पर गहरा प्रभाव डाल रही थी। मृत्यु का सतत साया। युद्धभूमि पर मृत्यु एक अटल और दैनिक हिस्सा बन गई थी। हर दिन 50 से 60 घायल आते थे। कुछ ठीक होते थे, कुछ मर जाते थे। फ्रैनी की डायरी में एक प्रविष्टि, आज 17 वर्षीय टॉमी मर गया। उसने मुझे अपनी प्रेमिका की तस्वीर दिखाई थी। अब वह तस्वीर मेरी जेब में है। मैं उसे उसकी मां को दूंगी। यह सिर्फ एक उदाहरण था। ऐसी कई घटनाएं रोज घट रही थीं। प्रत्येक मृत्यु फ्रैनी के मन पर एक गहरा घाव करती थी। वह देख पा रही थी कि कैसे युवा जीवन पल भर में समाप्त हो रहे थे और उनके पीछे कितने ही सपने अधूरे रह जाते थे। मृत्यु का लगातार साया उसके मन को खोखला कर रहा था। उसे यह सच्चाई स्वीकार करने पर मजबूर कर रहा था कि युद्ध में जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा कितनी अस्पष्ट होती है। पीटीएसडी के प्रारंभिक लक्षण। फ्रैनी के मन में युद्ध के अनुभव इतने गहरे उतर गए थे कि उसके परिणाम उसके व्यवहार और नींद में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। यह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी) के प्रारंभिक लक्षण थे। रात को नींद में वह चिल्लाकर जाग उठती, नींद में मुझे तोपों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें उसके सपनों में भी उसका पीछा कर रही थीं। वह एक सैनिक के शव को पानी पिलाने की कोशिश करती, उसे प्यास लगी होगी। उसके मन में युद्धभूमि का दर्द इतना घर कर गया था कि वह वास्तविकता से दूर जाने लगी थी। उसके हाथों का कंपन रुकता नहीं था। यह शारीरिक लक्षण उसके भीतर की मानसिक अशांति का प्रतीक था। इन लक्षणों ने फ्रैनी के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया था। वह केवल रोगियों का इलाज नहीं कर रही थी, बल्कि युद्ध का आघात उसकी अपनी आत्मा पर भी हो रहा था। एक प्रेरणादायक क्षण। ऐसी परिस्थितियों में भी उसे कुछ प्रेरणादायक क्षण अनुभव हुए जो उसे आगे बढ़ने की शक्ति देते थे। एक वृद्ध डॉक्टर ने उसे बताया, तुम जो करती हो वह अनमोल है। प्रत्येक जीवन जिसे तुम बचाती हो वह एक संपूर्ण विश्व बचाता है। इन शब्दों ने फ्रैनी को उसके काम का असली महत्व समझाया। उसे यह महसूस हुआ कि उसके छोटे से प्रयास से भी कितने ही लोगों के जीवन में फर्क पड़ रहा था। ये शब्द उसके लिए एक मरहम थे जो उसके घावों पर थोड़ी शांति ला रहे थे। युद्ध केवल पुरुषों का नहीं होता। फ्रैनी के इन अनुभवों ने सिद्ध किया, युद्ध क्षेत्र में स्त्रियां केवल देखभाल नहीं करती, वे युद्ध लड़ती हैं। उन्होंने केवल घावों पर उपचार नहीं किया, बल्कि सैनिकों को मानसिक सहारा दिया, उन्हें जीने की प्रेरणा दी और अक्सर अपनी भावनाओं को दबाकर कर्तव्य निभाया। उनका धैर्य, उनकी करुणा और उनका समर्पण किसी भी सैनिक के शौर्य से कम नहीं था। फ्रैनी जैसी नर्सों ने युद्धभूमि पर एक अलग ही लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा। उनका बलिदान अक्सर अनदेखा रह जाता है, परंतु उनके बिना युद्ध का चित्र पूर्ण नहीं हो सकता। फ्रैनी की इस यात्रा ने हमें युद्ध की भयावह वास्तविकता और उसमें स्त्रियों की भूमिका का एहसास कराया। अगले भाग में हम फ्रैनी के युद्ध में अधिक गहरे अनुभवों और उसकी वापसी की यात्रा के बारे में जानेंगे। यह कथा सुनकर दर्शकों के मन में प्रश्न उठना चाहिए, क्या हम युद्ध में स्त्रियों के बलिदान को पूरी तरह से मान्यता देते हैं?